हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस जेनेटिकली डिटरमाइंड सेल डेथ होता है, यानी जब जेनेटिकली सेल जो है हमारे वो मरना शुरू हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। यानी कि बॉडी में ये ऑलरेडी डिटरमाइन होते हैं, ये हमेशा हमारी बॉडी में चलता रहता है किसी न किसी रेट से। ठीक है, तो बॉडी में हमारी हमेशा चलता रहता है, बस इसका वेट जो है वो वेरी करता है, यानी डिफरेंट होता है। रेट ऑफ एपोप्टोसिस इज मोर इन इन्फेंट एज कम्पेयर टू फीटस। जो फीटस होता है, यानी जब तक जो बच्चा होता है वो पैदा नहीं होता है, वो फीटस होता है। जब वो पैदा हो जाता है तो वो एक इन्फेंट बन जाता है। तो फीटस और इन्फेंट में डिफरेंट होता है रेट ऑफ एपोप्टोसिस। जो इन्फेंट होता है उसमें रेट ऑफ एपोप्टोसिस ज़्यादा होता है, जबकि फीटस में कम होता है। और जो इन्फेंट होता है उसमें भी नर्व सेल्स में ज़्यादा एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसके हेड रीजन में बहुत ज़्यादा एपोप्टोसिस होता है। जो हमारा एपोप्टोसिस होता है वो सभी वर्टिब्रेट्स में होता है। एक्चुअली एपोप्टोसिस सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही होता है। ठीक है, एपोप्टोसिस कुड बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। ये जो प्रोसेस है ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। आप समझते हैं कि हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर बेनिफिशियल इस तरीके से ये हो सकती है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, उसके बाद उनको मरना होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें कोई ऐसा सेल है कि जो दूसरे सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको साइलेंटली हमें मारना है, तो उसके लिए बॉडी उसका एपोप्टोसिस करवा देती है, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है। पर हार्मफुल भी है। अगर हमारे सेल्स जो है उनका एपोप्टोसिस होने लगे तो वो बहुत ज़्यादा मरना शुरू हो जाएंगे। यानी जिन सेल्स को जीने की ज़रूरत है, अगर उनमें एपोप्टोसिस होने लग जाए तो वो मर जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, हमें डीजनरेटिव डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि अगर रेट ऑफ एपोप्टोसिस ज़्यादा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो डीजनरेटिव डिजीज़ हमें हो सकती है, और अगर कम होगा तो ट्यूमर हो सकता है। एपोप्टोसिस जितना होना चाहिए बॉडी में, अगर उससे कम होगा तो सेल्स आपस में क्या बनाने लग जाएंगे, मिलकर ट्यूमर बनाने लग जाएंगे। तो कम होगा, ज़रूरत से कम होगा तो ट्यूमर बनेगा, और ज़रूरत से ज़्यादा अगर होगा तो डीजनरेटिव डिजीज़ हो जाएगी। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस। हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में क्या फ़र्क होता है। तो आपको जो एपोप्टोसिस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को या उसके फीचर्स को ध्यान से देखना है, तभी हम फ़र्क बता पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि एपोप्टोसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। बेसिकली जो एपोप्टोसिस है वो सेल डेथ है। ठीक है, नेक्रोसिस भी सेल डेथ ही है। ठीक है, पर अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एपोप्टोसिस जो है वो जो सेल डेथ है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सिंगल सेल फिनोमिना होता है ये। ठीक है, यानी एक ही सेल में होता है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कोई भी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इसके दौरान नहीं होती है। कोई भी साइज पे इंक्रीज नहीं होता है, सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा। नो बस्टिंग, ठीक है, कोई भी बस्टिंग नहीं होगी सेल में। ठीक है, सेल फटेगा नहीं जिसमें एपोप्टोसिस होगा। डिक्रीज इन साइज, बल्कि जो सेल है वो छोटा हो जाएगा साइज में, यानी कि वो श्रिंक हो जाएगा। नो ब्रेक डाउन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट इज रहेगी। एडिशन नहीं है, ये अडैशन है। ब्रेक डाउन ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सेल अडैशन मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी डिपेंडेंट कंट्रोल रेगुलेटेड रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये। यानी कि जो एपोप्टोसिस है वो एनर्जी डिपेंडेंट है, एनर्जी की उसको ज़रूरत पड़ेगी होने के लिए। कंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलेटेड है, ठीक है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। और रिवर्सिबल है, यानी कि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। रेगुलेटेड है का क्या मतलब है कि इसके रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बॉडी जो है वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकती है। जो भी फैक्टर्स एपोप्टोसिस कराते हैं, अगर वो कम अमाउंट में आने लग जाए तो एपोप्टोसिस का रेट कम हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में आने लग जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से रेगुलेशन हो सकता है, और भी तरीक़ों से हो सकता है। तो इसीलिए इसको रेगुलेटेड कहा गया है कि बॉडी इसको रेगुलेट कर सकती है और रिवर्स भी कर सकती है।
ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, पर आपको ध्यान रखना है कि सेल बर्स्ट नहीं होता है, सेल का कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है, सेल बर्स्ट नहीं होता है, फटता नहीं है, बस खाली जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हाँ क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है अंदर। क्रोमोसोम कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट हो जाता है, ठीक है। जो एपोप्टोसिस जो एपोप्टोटिक सेल होता है वो कुछ भी बाहर रिलीज नहीं करने देता है, ठीक है। आसपास के सेल्स तक कुछ नहीं पहुंचता है, आसपास के सेल्स को भनक भी नहीं लगती है कि इस सेल के साथ क्या हो रहा है, इसलिए एपोप्टोसिस को हम साइलेंट डेथ भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है हमारा एपोप्टोसिस का। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं हमारे एपोप्टोसिस की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है और ये इसका एक नॉर्मल न्यूक्लियस है, अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल सेल होता है वहाँ पे फॉस्फेटिडाइलसीरीन जो होता है, यानी पीएस जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, फॉस्फेटिडाइलसीरीन जो होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो ये बात होती है नॉर्मल सेल की। जो एपोप्टोटिक सेल होते हैं उनका जो फॉस्फेटिडाइलसीरीन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड आ जाता है। तो ये एपोप्टोटिक सेल की एक पहचान होती है कि इसका जो पीएस है यानी फॉस्फेटिडाइलसीरीन है वो मेम्ब्रेन पे बाहर की तरफ आ जाता है। अब जैसे फॉस्फेटिडाइलसीरीन बाहर की तरफ आता है तो जो मैक्रोफाजेस होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं फॉस्फेटिडाइलसीरीन के, वो उन रिसेप्टर से इनको सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद इन सेल्स को एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो फॉस्फेटिडाइलसीरीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये एक एपोप्टोटिक सेल का डायग्राम है। अब हम चलते हैं नेक्रोसिस पे और समझते हैं कि नेक्रोसिस में क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर भी सेल डेथ ही होती है, पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं एपोप्टोसिस से। जैसे कि बेसिकली यहाँ पर भी सेल डेथ होती है, पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है एपोप्टोसिस से। जैसे कि यहाँ पर शीथ ऑफ सेल इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि सेल की पूरी एक लाइन इन्वॉल्व होती है, अकेला सेल इन्वॉल्व नहीं होता है। इन्फ्लेमेशन ज़रूर होता है, यहाँ पर एपोप्टोसिस में नहीं होता था। साइज इंक्रीज हो जाता है सेल का, एपोप्टोसिस में डिक्रीज होता था। बर्स्टिंग ऑफ सेल, सेल बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, एपोप्टोसिस में नहीं फटता था, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, एपोप्टोसिस में इंटैक्ट रहती थी, टूटती नहीं थी, ठीक है। साइटोसोलिक ऑर्गेनेल विल बी इन्वॉल्व, साइटोसोलिक ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं नेक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में नहीं होते हैं, ठीक है। डिस्टेंडेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिसएग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम आपस में जब एग्रीगेट होते हैं नॉर्मल सेल में तो वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी रप्चर हो जाता है, फट जाता है। इस तरीके से ये हमारे नेक्रोसिस में होता है। इसके अलावा जो नेक्रोसिस होती है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होती है, यानी उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये रेगुलेटेड होती है, कंट्रोल्ड होती है, पर इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। इरिवर्सिबल होती है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी सेल इसको रिवर्स नहीं कर सकता है। ड्यू टू बर्स्टिंग कंटेंट ऑफ सेल रीचेस टू नेबरिंग सेल, बर्स्टिंग की वजह से जो एक सेल का कंटेंट होता है वो दूसरे नेबरिंग सेल्स तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से दूसरे सेल पर भी अफेक्ट पड़ता है। नेक्रोसिस हमेशा हार्मफुल होता है और उसको वायलेंट डेथ कहते हैं, क्योंकि सेल फट जाता है तो उसका जो कंटेंट है वो आसपास के सेल्स तक भी पहुंच जाता है और उनमें भी फिर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बात होती है नेक्रोसिस की। अब नेक्रोसिस में आप देख सकते हो कि एक सेल बर्स्ट हुआ तो इसका कंटेंट आसपास के सेल्स के पास भी जाएगा, उनको भी अफेक्ट करेगा, जबकि एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता था, इसलिए उसको हम लोग साइलेंट डेथ कहते थे और इसको वायलेंट डेथ कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से एक कंपैरिजन था नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच में। एपोप्टोसिस किस तरीके से होता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।